देखो आज की क्लास अपनी होने वाली है दर्पण, प्रकाश और लेंस से संबंधित होने वाली है, ठीक है। और आपको पता है वही देखो पी वाई क्वेश्चन के आधार पर अपना चलता है, पहले पी वाई क्वेश्चन फिर उसका ऑथेंटिक सोर्स लिया जाता है, ये ऑथेंटिक सोर्स है। और इसका बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी प्लस राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की बुक से ही लिया जाता है, क्योंकि आरपीएस या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहीं से उठाता है, गाइड को वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो गाइड के लिए बिल्कुल मना कर दे। इसका ऑथेंटिक सोर्स अपना एनसीईआरटी प्लस राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बुक्स होती हैं वहीं से लेके आए हैं, और वही अपना पीवाईक्यू बेस आधारित है, ठीक है। और आपको बता दूं एक बार अपना कौन कौन सा टॉपिक होगा। देखो एक भी टॉपिक और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है कोई भी एग्जाम से, तो अपना ये याद रख लें। धातु का कंप्लीट हो गया, रोग निदान से संबंधित हो गया, पोषक तत्वों से संबंधित पूरा चैप्टर हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन का हो गया, प्रकाश और दर्पण आज लेके आए, और मानव संरचना हो गया। लगभग सारे चतुर्थ श्रेणी के अपने कंप्लीट हो चुके हैं ये चैप्टर। और जो भी चैप्टर पढ़ोगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे पीवाईक्यू बेस आधारित हैं। बुक्स को खंगाल के लेके आया हूँ सारे। अब देखो ये क्वेश्चन अपना इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में। देखो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन की संबंधित कौन सा कथन सही है। प्रकाश की किरण जो सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। समझा दूंगा मैं, एक बार पढ़ लो, ठीक है। और दूसरा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, गलत बात है। एक दूसरे के लंबवत नहीं होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये बात सही है। और परसामान्य जिसे बोलते हैं अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण होता है परावर्तन, ये गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन कौन कौन सा था अपना, ए और सी। देखो सी ऑप्शन में देखो इसका ए और सी है, ठीक है। अब बता देता हूँ आप परावर्तन से संबंधित, ये कोई सतह है और ये है प्रसामान्य जिसे बोल रहे हैं हिंदी में, नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है, इसे बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण होती है ये, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ आपतित किरण हो गई ये, ठीक है, ये आपतित किरण है। और परावर्तित किरण ये है। देखो अभिलंब तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये तो है अभिलंब, ठीक है। ये होता है परावर्तित किरण, और ये होती है आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण समझ लेना अच्छे से, एक बार ही बताऊँ, एक बार ही काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ ये देख लो। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण होता है आपतन कोण। आपतित किरण के मध्य आपतन कोण होता है, ठीक है। और अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन आर से, ठीक है। तो याद रख लेना अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य, इनके मध्य बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण। अब अपना एक एक ऑप्शन ले लेते हैं और एक ऑप्शन बेस पर समझा देता हूँ, ठीक है मैं। चलिए तो अपना देखो पहला ऑप्शन क्या था कि प्रकाश की किरण जो सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। देखो इसको देखो प्रकाश की किरण जो सतह से टकराती है, देखो ये टकराई अपनी पहली, इसे आपतित किरण कहते हैं, सही बात है, पहला सही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो ये और ये क्या लंबवत है, नहीं है, नहीं है, इनका कोण बराबर है लेकिन ये लंबवत है, ये नहीं बात जची, ठीक है। तीसरा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये देखो परावर्तन का नियम याद रख लेना, कोण आपतन इक्वल टू होता है कोण परावर्तन।
ओके। और परसामान्य यानी नॉर्मल और आपतित किरण, देखो नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य अपना देखो इसमें देखो डी ऑप्शन में इसने बोला नॉर्मल और आपतित किरण। तो ये तो रहा नॉर्मल, ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं देखो ये तो रहा नॉर्मल ये, और ये रहा आपतित किरण। इसके मध्य बनने वाला आई होता है आपतन कोण, इसने बोला है परावर्तन कोण। देखो डी ऑप्शन में अपना बोला है परावर्तन कोण, लेकिन नहीं, आपतित किरण के मध्य आपतन कोण बनता है, परावर्तन नहीं, ठीक है। इस बेस पर हमने क्या किया था, अपना ACD किया था, वो AC किया था, D भी गलत होगा ना परावर्तन कोण की। तो ये है आपतन कोण से संबंधित, ये याद रख लेना। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के मध्य आपतन कोण होता है जिसे बोलते हैं I, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य होता है परावर्तन कोण होता है, ठीक है। और तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण व तल है, किस किस की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी देख लो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये तल है, ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। वो तल नहीं, एक अभिलंब, आपतित, अभिलंब और परावर्तित तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और परावर्तन में आपतन कोण I व परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के बारे में इसने समझा रखा अच्छे से। देखो आपतन कोण पहला पढ़ो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I इक्वल टू कोण R होता है, अभी बताया था। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं, अब जस्ट अभी बताया था मैंने, ओके। और इसमें समतल दर्पण से संबंधित बताया है। समतल दर्पण होता है जो हम मिरर देखते हैं एज इट इज, हमारा मुंह सेम साइज का ही होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब देख लो, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है, यानी बिंब के साइज वस्तु के बराबर ही होता है, तो याद रख लेना। क्योंकि समतल दर्पण से ऐसे याद रख लेना, जो हम कांच लेते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं, तो जितने साइज का अपना मुंह होता है ना, वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। आभासी दिखाई देता है क्योंकि दर्पण के पीछे दिखाई देता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब कभी कभी पार्श्वित परावर्तित होता है। पार्श्वित का मतलब क्या होता है कि रियल में जो दायां हाथ होता है ना, वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। ये कान दायां है तो प्रतिबिंब में ये बायां दिखाई देगा कि मैंने बाएं कान को पकड़ रखा है, प्रतिबिंब भी, तो इसे पार्श्वित बोलते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ने क्या क्या देखा, आभासी होता है, सीधा होता है, बिंब के साइज का होता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखो ये लिख रखा है इसने, वो दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है, जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है। इसने बोल भी दिया है, देखो अगर देख पा रहे हैं, देखो आभासी सीधा प्रतिबिंब बिंब के साइज का होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर रहता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है। समझाऊंगा मैं एक एक, मत टेंशन लो, क्वेश्चन आने तो फिर बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अवतल दर्पण से संबंधित। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, बिल्कुल सही बात है। वाहनों के पार्श्व में नहीं, साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाहनों के हेडलाइट में बिल्कुल, और जबकि हेडलाइट बनो तो आगे की ओर है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ACD ऑप्शन ये याद ही रखना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। वाहनों के साइड मिरर में जो पीछे की साइड में, जैसे पीछे की साइड में देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात आ गई अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण होता है जो चम्मच है ना, अपना चम्मच लेते हैं, उसमें जो धसा हुआ भाग होता है ना, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, और उभरा हुआ भाग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये याद रखना, ये रहा, इसे बोलते हैं अवतल। और उभरा हुआ भाग होता है ना, ये, इसे बोलते हैं उत्तल। तो ये क्या हो गया, अवतल, और ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। पूरा चित्र से समझा दूंगा मैं एक एक को,
तो ये रहा देखो अवतल दर्पण से संबंधित। अवतल दर्पण वही गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, अवतल है तो अवतल कहते हैं। ठीक है, देखो चम्मच का भीतरी अभी बताया था ना, जो गड़ा हुआ भाग होता है, जैसे चम्मच यही मान लो, तो इसका जो अंदर वाला भाग होता है ये तो होता है अवतल, और इसका ऊपरी भाग होता है इसे बोलते हैं उत्तल। तो देखो भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल की भांति कार्य करता है। देखो अभी मैंने बताया था, ये है और ये देखो परावर्तक पृष्ठ बोल रहा है इसने, ठीक है, और ये है परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, ये यहाँ से टकरा कर भाग जाता है, तो ये उत्तल है और ये अवतल है। वैसे आपको बता दूं सिंपल, अगर ये ऐसे है और ये तो है अवतल, ठीक है, और अंदर अगर पॉलिश की हुई है, बाहर उभरा हुआ है, देखो इसमें दिखा रखा है, एक मिनट रुक जाओ, देखो ये रहा, देखो इसमें अंदर पॉलिश की हुई है, बाहर ऐसे कैसे छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये उत्तल है, उभरा हुआ भाग है ना। अब इसने क्या किया कि देखो बाहर पॉलिश कर दी, अंदर धसा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं अवतल। ठीक है, तो यही मैंने बताया था। अब अवतल के उपयोग, क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या था कि अवतल के उपयोग से संबंधित था टॉर्च में ये, तो देखो ये इसका ऑथेंटिक सोर्स यहाँ से उठाया इसने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 8th क्लास की साइंस से उठाया। देखो इसमें लिख रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट, वाहनों के अग्रदीपों, देखो ये इंपॉर्टेंट, पश्च दीपों में हमने क्या किया था जस्ट अभी, उत्तल दर्पण का, अग्र में अवतल का, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों में शक्तिशाली, ठीक है, ये तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें एक और है, इन्हें प्राय चेहरों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे शेविंग दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। और एक ये है, दंत विशेषज्ञों में अवतल दर्पण का मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, आवर्धित हो ना, बड़ा होना, तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो नीचे एक लाइन और वापस आई है अपने पास, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी, तो टॉर्च, सर्चलाइट और सौर भट्टी, देखो अपने क्वेश्चन में ये का ये था, टॉर्च था, सर्चलाइट हेडलाइट है, और कुकर है, सौर कुकर है, सौर भट्टी है ना, केंद्रित करने के लिए, ठीक है। तो ACD पार्श्व, देखो जो पार्श्व दर्पण अगर बोल देता ना या पार्श्व की जगह, तो हम अवतल कर देते, लेकिन इसने पार्श्व बोला तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो ये रहा साइड मिरर के रूप में, देखो साइड मिरर बोला है, तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड में होता है ना, वो पीछे का व्यू देखने के लिए, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी में। देखो ये रहा, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो जस्ट अभी बताया था आपको उत्तल दर्पण का। देखो ये रहा दांतों का, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा ना उस हिसाब से बताता रहूँगा, उत्तल है, उत्तल है, जो नया शब्द लेता है ना क्वेश्चन, वैसे ही उसको बता दूंगा खोल के, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया, अपने हिंदी में बात करते हैं। क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। अब देखो उत्तल, पहले अवतल के बारे में पढ़ लिया, उत्तल के बारे में। देखो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सही बात है, लेकिन सीधा नहीं होता है। दर्पण के पीछे बनता है, सही बात है। ये वस्तु वाले भाग में बनता है, गलत भाग है। ये वस्तु से छोटा होता है, ये बात सही है, ठीक है। ओ सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, क्योंकि दर्पण है
उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण में सही बात है ये। दर्पण के पीछे बनता है, ये भी बात सही है। ये वस्तु वाले भाग में बनता है, गलत भाग है। और ये वस्तु से छोटा बनता है, सही बात है। तो ये तीनों याद रख लेना, आपको बता देता हूँ उत्तल दर्पण को पूरा कंप्लीट। उत्तल दर्पण से संबंधित उत्तल दर्पण, ठीक है, एक एक बात याद रख लेना। बिंबिक आभासी प्रतिबिंब बनता है इसका, आभासी सीधा तथा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इसी के साथ आपको याद करना है उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण की बात बता रहा हूँ। आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा अधिक क्षेत्र का दृश्य दिखाने के लिए, अधिक क्षेत्र का दृश्य दिखाने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम हेडलाइट, वो हेडलाइट का नाम आएगा जो पार्श्व होता है ना, पीछे साइड मिरर का उपयोग करते हैं, तो उसमें गाड़ी के जो साइड मिरर में जो लगा होता है दर्पण होता है, उसमें देखने पर पीछे का पूरा व्यू दिखता है। दर्पण इतना है लेकिन व्यू पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब अधिक क्षेत्र का दृश्य देखने के लिए भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक क्षेत्र का दृश्य देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का। और साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में भी इसी का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर का मतलब होता है पार्श्व दर्पण, पीछे का, ठीक है। और उत्तल दर्पण को समझा देता हूँ कैसे। हाँ, उत्तल दर्पण के बारे में एक और बात याद आ गई कि ये अपसारी होता है। अपसारी का मतलब होता है फैलाव करना, किरणों का फैलाव करना। दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये है अपने पास उत्तल दर्पण, ठीक है, ये कोई तल है। देखो प्रकाशीय किरण ये है, ये कोई वस्तु है। वस्तु से जैसे ही प्रकाश दर्पण पर टकराया ये इधर फैलाता है, जैसे ही टकराया ये इधर फैला देता है, जैसे ही टकराया ये इधर फैला देता है। देखो वापस टकराकर वापस आ रही है किरण सारी, ये इधर ही आ रही है, कोई इधर आ रही है, कोई इधर आ रही है। मतलब ये केंद्रित नहीं कर पा रहा, किरणों को वापस फैला रहा है, और फैलाना ही अपसारी होता है। लेकिन जस्ट इसका विपरीत अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो आभासी भी बनाता है, एक मिनट, हाँ, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, ठीक है। आभासी भी बनाता है, वास्तविक बनाता है, ठीक है। आभासी बनाता है जब ध्रुव से नज़दीक होता है, दर्पण के नज़दीक वस्तु रखी होती है तो आभासी, दूर होता है तो वास्तविक। वही दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे होता है, इसमें सीधा वो सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण की बात करें तो ये होता है अभिसारी। ये क्या होता है? अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एकत्रित करना, वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये रहा कोई, ठीक है, तो इसमें अपना ये रहा अवतल दर्पण। इसमें जैसे ये कोई वस्तु है, यहाँ से वस्तु गई, ये आ गई और ये वापस देखो टकराकर इधर ही आ गई, ये वस्तु गई टकराकर वापस इधर ही आ गई, ठीक है। तो देखो किरणों को कहीं ना कहीं, देखो ये टकराकर वापस आ गई, ये टकराकर वापस आ गई, तो कहीं ना कहीं किरणों को एकत्रित कर रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है लेकिन एकत्रित कर रहा है, ठीक है। तो एकत्रित कर, किरणों को एकत्रित करने का मतलब होता है अभिसारी, केंद्रित करना,
अवतल अभिसारी होता है, इतना याद रख लेना, उत्तल अपसारी होता है। ठीक, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है ये, हमेशा नहीं बनाता, वो स्थिति के आधार पर होता है, लेकिन उत्तल में तो ये कन्फर्म ये सही है सारा। और इसमें एक और बात रही, देखो इसमें साइड मिरर के रूप में होता है, जबकि इसमें होता है अग्रदीप के रूप में, जिसे बोलते हैं हेडलाइट के रूप में यूज होता है अवतल। तो ये था उत्तल अवतल का पूरा खोल दिया क्वेश्चन बेस। ठीक है, ये रहा इसमें कुछ अवतल उत्तल के बारे में, एक बार देख लेते हैं एक एक बात। हाँ, इसमें देखो एक क्वेश्चन आएगा, इसमें बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं आभासी, जबकि वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन आएगा, इस पे बेस आया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, तो वास्तविक को किया जा सकता है, आभासी को नहीं किया जा सकता है, तो ये याद रख लेना। एक है उत्तल अवतल, देखो इसमें समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, बिंब के साइज का होता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है, ये समझा दूंगा मैं, क्वेश्चन आएगा तब। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण के दाईं भाग में दिखाई देता है। मतलब वही बात है कि अपना जो ये हाथ है ना, तो दर्पण में देखते हैं तो ये दायां हाथ बाईं वो प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है, तो वही बताया था अभी मैंने, ऑप्शन आया था ना अपने पार्श्व से संबंधित, तो वही बात कर रहा है। अवतल दर्पण के बारे में देख लो, अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, मतलब आभासी और सीधा तो बनाता ही है, लेकिन वास्तविक और उल्टा भी बना सकता है। देखो मैंने लिख रखा है इसमें, वास्तविक उल्टा, सीधा तो बनाता है, आभासी सीधा तो बनाता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बना सकता है। कौन? अवतल दर्पण। जब बिंब दर्पण के अत्यंत निकट हो, ये भी बताया था, तब आभासी, जबकि ज़्यादा दूर होता है तब वास्तविक बनता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से संबंधित देख लो। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। देखो आभासी सीधा और दर्पण के पीछे और छोटा होता है, ये भूल गया था लिखना, छोटा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में। और उत्तल अब लेंस से संबंधित बाद में बात बताऊंगा मैं आपको, बस इतना ही आता। उत्तल अवतल का हो गया अपना कंप्लीट। समतल दर्पण हो गया, समतल में वस्तु के आकार से संबंधित है। देखो इसमें ये है, समतल दर्पण का बता दूंगा जब आएगा था, लेकिन इसमें हमने बात कर ली कि बिंब के साइज का होता है, वस्तु जितनी दूरी पर होती है उतनी दूरी पर ही बनता है प्रतिबिंब, आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है, ये सभी बात है। जैसे क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण पर बता दूंगा, जैसे उत्तल अवतल पे आया था। देखो इंग्लिश का हिंदी में देख लो, विसरित क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है जब सतह खुरदरी होती है या अनियमित होती है। तो देखो अनियमित परावर्तन होता है परावर्तक की अनियमित सतह के कारण, और नियमित होता है जब चिकनाई होती है, जब सतह सही होती है तब नियमित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। ये जस्ट अभी बताया था कि वाहनों को किस दर्पण का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर के रूप में यूज होता है। देखो इसमें लिख रखा है साइड मिरर, और अभी बताया था साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो उत्तल दर्पण का है, देख लो उत्तल दर्पण बी ऑप्शन है। दिखा देता हूँ साइड मिरर, ये होता है साइड मिरर, कभी गाड़ी वगैरह चलाई होगी, और ये मेरा नहीं है बुक का है। देखो उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में यूज होता है, जबकि हेडलाइट के रूप में होता है अवतल दर्पण, ये याद रख लेना। ओके, तो देख लो उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ बातें पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दर्पणों के रूप में किया जाता है पश्च दृश्य के लिए। ठीक है, ये वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं, जिन्हें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों की इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं।
बताया था कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देख लो इसमें, देखो ये रहा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दिखा, देखो ये रहा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये रहा सीधा, ठीक है। जबकि अवतल उल्टा भी बना सकता है और सीधा भी बना सकता है। उल्टा होता है जब अत्यंत निकट रखी हो ना वस्तु दर्पण से, तब उल्टा बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा सीधा बनता है। इसलिए इसको पार्श्व दर्पण के रूप में यूज किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, ताकि एक्सीडेंट ना हो। इसने बोला कि यदि प्रतिबिंब छोटा होता है, सही बात है, सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है। और ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ करता है। देखो समतल दर्पण जितना क्षेत्र सामने आता है ना, उसी को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो अधिक क्षेत्र को कवर करता है, तो इसलिए दृष्टि क्षेत्र के रूप में अगर पूछ लिया आपसे तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। फिर समतल आता है। देखो एक एम्बुलेंस को देख लेगी, तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, या आपको कई बार देखा भी होगा एम्बुलेंस में, लेकिन जैसे ही हम अपनी गाड़ियों में देखते हैं ना, तो वो सीधा कर देता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो साइड मिरर होता है, उत्तल दर्पण, और साइड मिरर का काम ही क्या है, प्रतिबिंब को क्या करना, सीधा करना। तो जैसे ही हम सीधा देखते हैं इसको, तो ये एम्बुलेंस ही दिखाई देता है हमें, देख लो। देखो इसमें लिख रखा है कि रोगी के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दर्पण में, एम्बुलेंस पीछे, आगे कोई साधन है तो साइड क्यों दे, जैसे ही आगे वाला जो वाहन होता है ना, अपने साइड मिरर्स में देखता है, एम्बुलेंस आ रही तो साइड कर लेता है, उसको एम्बुलेंस स्पष्ट दिखाई देता है। एम्बुलेंस पर उल्टा शब्द लिखा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पश्च दर्पण में देखता है ना, तो उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाता है, सीधा बनाता है। तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है गाड़ियों पर, जैसे ही वो अपने साइड मिरर में देखते हैं तो सीधा लिखा हुआ था एम्बुलेंस, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो एम्बुलेंस को देखने के लिए भी सीधा दर्पण यूज किया जाता है, पढ़ने के लिए, एम्बुलेंस देखने के लिए तो आँखें चाहिए होती हैं। ये क्वेश्चन है अपना, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। नेत्र की दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार बता चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, इस पर एक कम्युनिटी में पोस्ट भी डाल चुका हूँ मैं। नेत्र के दूरदृष्टि दोष, तो नेत्र की दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। ट्रिक बता देता हूँ मैं। देखो एक तरफ लिखो उत्तल, एक तरफ लिखो अवतल, एक तरफ लिखो दूर और एक तरफ लिखो निकट। दोनों में कंपैरिजन करो। उत्तल और अवतल में बड़ा कौन सा है, अवतल। दूर और निकट में बड़ा कौन सा है, निकट। शब्दों की बात कर रहा हूँ। उत्तल में 3 शब्द हैं, अवतल में 4 शब्द हैं, ठीक है। तो उत्तल अवतल में बड़ा कौन सा है, अवतल। और दूर और निकट में 3 शब्द निकट में, दूर में 2 हैं, तो ये बड़ा है, तो बड़े को बड़े दे दो। तो अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल का। और दूर दृष्टि दोष के लिए, ये दूर दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल का। छोटे को छोटा दे दो, बड़े को बड़ा दे दो। एक होता है जरा दृष्टि दोष, और इसमें इसका उपयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है द्विफोकल का। द्विफोकल मतलब उत्तल अवतल दोनों द्विफोकल होता है। और एक होता है अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता दोष होता है, ठीक है। और इसमें उपयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का, बेलनाकार लेंस का। तो ये 4 दोष पूछता है और काफ़ी बार पूछता है। तो उत्तल अवतल का तो देख लिया, उत्तल अवतल लिखना, दूर निकट देख लें। बड़े को बड़े शब्द से जोड़ देना, तो अवतल और निकट है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल है। जरा में द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, इंग्लिश वाले देख लो, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के संदर्भ में गलत है? गलत पूछ रहा है, ठीक है, बताते हैं। नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है, बिल्कुल बात सही है। एक दूसरे की ओर आनत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो आनत दो दर्पण होता है एक दूसरे की ओर, जैसे ये एक है और ये एक है, ये दर्पण है कोई, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब एक नहीं बनाते, ये अनेक बनाते हैं, ये गलत हो गया। क्योंकि इसमें देखो दो दर्पण जब रखे होते हैं ना, तो इसमें होता है 360/θ, -1 होता है, तो थीटा पर डिपेंड करता है आनत। ओके, 360/θ माइनस होता है 360/θ होता है, ये अलग अलग सूत्र होते हैं। तो आनत पर रखते हैं ना, तो ये थीटा पर डिपेंड करता है। ये जैसे जैसे थीटा बदलेगा प्रतिबिंब बदलता है, ठीक है। तो एक प्रतिबिंब नहीं आता, इसका मतलब ये थीटा पर डिपेंड करता है, ये याद रख लेना। अगला है अपना प्रकाश का विभक्त होना प्रकीर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। और आपतित किरण परावर्तित किरण में परावर्तित सतह पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ये भी बात सही है। हमने परावर्तन में पढ़ा था, स्पष्ट दिखाया था मैंने, ये एज इट इज लाइन। तो इसने पूछा कि गलत कौन सा है, तो यही है अपना आंसर, कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी में। परावर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वही बात है, आपतन कोण से परावर्तन कोण से बड़ा होता है, गलत बात है। छोटा होता है, गलत बात है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन आप दिखाया था, कोण आई = होता है कोण आर, ठीक है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जस्ट अभी बताया था वही, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो इसमें डी ऑप्शन, देखो इसमें ये डी ऑप्शन देखो, आपतित किरण परावर्तित सतह नॉर्मल तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं सभी। देख लो इसमें लिख रखा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये एज इट इज लाइन है, मेरी लाइन ही है। देख लो दोनों लाइन से उठा दिया इसने क्वेश्चन 2, और 2 क्यों है, काफ़ी हर क्वेश्चन में डाल रखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें, हम हिंदी में देख रहे हैं। किसी नियत कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या का ऐसा कौन सा सूत्र है इन ऑप्शन में से? तो अभी बताया था आनत तल पे, अभी जस्ट ही बताया था आपको। देखो ये रहा आनत वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बता देते हैं, वही आनत पे ये कोई 2 है और इनके मध्य ये कोई थीटा रखा है। इनके मध्य कोई अगर वस्तु रखी है, इन दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखी है, तो उसका सूत्र होता है, जस्ट अभी बताया था क्या, 360/θ, ठीक है, -1 होता है। तो देखो ए ऑप्शन, इसमें प्रतिबिंब की संख्या होती है 360 दर्पणों के बीच का कोण, ये थीटा -1 होता है। ओके, तो ये याद रख लें, जब आनत तल पर होते हैं एक दूसरे से टिके हुए होते हैं तभी की बात होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। ओके, एक प्रकाशीय किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। अभी दिखा देता हूँ मैं जस्ट। अच्छा जी, कि 2 समतल दर्पण हैं, एक तो ये है, एक ये है। 1 मिनट, दूसरे को चेंज कर देता हूँ मैं कलर से। एक ये है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। पॉलिश तो ज़रूर करनी है ना, क्योंकि दर्पण है, हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। इसने क्या कहा देखो क्वेश्चन में, कि एक प्रकाशीय किरण पहले दर्पण पर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड दर्पण, ठीक है। पहले दर्पण 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो ये जैसे टकराई, ये कोई भी आपतित किरण ये है, जस्ट अभी आपको पता है कि अभिलंब तो ज़रूर होता है, तो ये कोई अभिलंब है, ठीक है। तो जैसे ये किरण टकराएगी तो वापस भी तो जाएगी, नहीं समझे?
जिस कोण से आई है उसी कोण से टकरा कर जाएगी। तो ये आई है आपतन कोण आई से, ये आपतन कोण है, इसने बोला 30 डिग्री से, तो ये 30 डिग्री है। अभी जस्ट बताया था आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। देख लो ये रहा, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। तो जैसे आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 होगा। सिंपल है। अब ये 30 है, अभी आपको पता था अभिलंब, अभिलंब होता है 90 डिग्री पर होता है। कौन सा अभिलंब, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना बचा, ये 60 डिग्री बचा। ओके, हाँ। अब और समझा देता हूँ अच्छे से, ये 60 डिग्री बचा। अब जैसे ये किरण, कौन सी, ये किरण इस दर्पण से टकराई, टकरा कर फिर ये वापस वही अभिलंब तो बनेगा, फिर वापस अभिलंब बनेगा, और अभिलंब ये बना इस किरण के लिए, और जैसे ये टकराई ये वापस गुजरी, कहाँ से, ये वापस गुजर गई। ये आपतन कोण है इसके लिए, ये परावर्तन कोण है इसके लिए। देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। जब इसके लिए, इस दर्पण के लिए ये 60 डिग्री क्या है, आपतन कोण है, तो इसका परावर्तन कोण बराबर होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया। चतुर्थ श्रेणी वालों नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन लेवल का है, ठीक है, ज़्यादा कोई माथापच्ची नहीं है। आपतन और परावर्तन कोण का नियम लगाया। जैसे देखो, आप पहले दर्पण पर आपतित किरण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, हमने 30 किया गया। जैसे आपतन और अभिलंब तो खींचेगा ही, किसी दर्पण की अभिलंब खींचा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये 30 है तो हमने ये 30 किया। तो यह जैसे ये 30 डिग्री को ही, ठीक है, ये 30 की हमें पता है अभिलंब 90 डिग्री का होता है, तो ये 30 हुआ, तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री का हो गया। जैसे ये किरण आई, आपतित हुई, तो हमने देखा कि ये आपतित किरण अभिलंब फिर बना दिया और परावर्तित किरण फिर टकरा गई। देखो ये 60 है तो ये इसका आनत तल पे कि 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। नियम होता है, देखो ये किसी भी रेखा के लिए, जैसे ये होता है ना, जैसे अगर ये कोई थीटा है, कोई भी मान है, तो जस्ट इसके विपरीत ये भी थीटा होगा, ऐसा नियम चलता है। तो ये 60 हुआ, तो ये 60 हुआ। अब हमने यहाँ पर क्या, आपतित किरण इस दर्पण के लिए, सेकंड दर्पण के लिए, तो ये आपतन कोण हुआ, तो परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता, तो ये भी 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि दूसरे दर्पण के लिए जो परावर्तित है ना किरण, परावर्तन कोण का मान है। देखो इसने यही पूछा है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेवल का था, दिमाग को लगाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये तो देखो, अब यहाँ से लेंस के बारे में पूछेगा आपको। अभी मैंने बताया था कि दर्पण में सतह एक ही चाहिए, गोलीय वाली एक सतह, तो एक एक सतह दर्पण से संबंधित है। तो देखो ये इसमें 2 सतह हैं, इसमें 2 सतह हैं, तो ये तो होगा लेंस। लेंस में गोलीय होते हैं, 2 सतह चाहिए होती है लेंस में, ये याद रख लेना। अब अपने बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण होता है उभरा हुआ, तो उभरा हुआ कौन सा है, सी, और अवतल दर्पण है अंदर वाला भाग, डी है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। तो ठीक है, अभी बता देता हूँ चित्र के द्वारा, अगले वाले में बता दूंगा जस्ट अभी में। तो याद रख लेना, अगर गोलीय सतह है तो इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। दर्पण को दर्पण की साइड में रखना। अगर दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और लेंस में लेके आ गए तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। जब लेंस पढ़ो ना तो दर्पण को भूल जाया करो, ठीक है, हाँ, नहीं तो वरना दोनों मिक्स कर दोगे, क्योंकि दोनों के नियम अलग अलग हैं। और जब 2 सतहें, वही लेंस में 2 सतह चाहिएगी, लेकिन जैसे ही बीच में पतला भाग होता है, किनारों पर मोटा होता है, तो इसे बोलते हैं अवतल लेंस। और बीच में अगर मोटा किनारों पर पतला बोल दे तो इसे बोलते हैं उत्तल। ये याद रख लेना,
ठीक है। तो चित्र ज़रूर याद रखेंगे, मोटा पतला के चक्कर में भूल जाओगे। ओके, अगर ये चित्र है पत्ती के आकार का है तो उत्तल लेंस है, और अगर फटा हुआ है तो इसे बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को तो कंप्लीट करें हम। उत्तल अवतल समझा ही दिया, तो वही है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण भाई एक मिनट रुक जाओ। हाँ, उत्तल है उभरा हुआ भाग, अवतल है, ओ सॉरी, देखो अवतल है अंदर धसा हुआ भाग, उत्तल है उभरा हुआ भाग, अवतल लेंस है दोनों ओर, और उत्तल लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है। तो देख लो ऑप्शन में कौन कौन सा है। ए में थर्ड है, इसको काट दो, इसको काट दो, ऐसे ही मिलाया जाता है। ठीक है, ए में थर्ड, बी में सेकंड है, बी में सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है डी ऑप्शन में। तो डी अब देखो बी में सेकंड है, सी में हमने फर्स्ट किया है, डी में फोर्थ किया है, तो यही है ना, यही मिल रहा है, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ अब लेंस स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा लेंस का याद रख लें। लेंस से संबंधित बात बता देता हूँ मैं। देखो इसमें लिख रखा कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ये इम्पोर्टेंट है। पारदर्शी लेंस के लिए दो शब्द याद रख लेना। कौन कौन सा लेंस होता है? एक तो दो पृष्ठ चाहिए होते हैं इसमें, और दोनों पृष्ठ कौन से होने चाहिए? पारदर्शी होने चाहिए। ठीक है, तो पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी मतलब जिसमें से आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो दो पृष्ठ होने चाहिए, और दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? एक या दोनों पृष्ठ इसके क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होगा ही। देखो एक पृष्ठ तो गोलीय होता ही है। देखो उत्तल में तो दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, जबकि अवतल में एक पृष्ठ, इसमें भी दोनों गोलीय होते हैं। लेकिन कई बार ये होता है उत्तल अवतल भी होता है। ठीक है, जिसमें उत्तल अवतल दोनों होते हैं। ठीक है, तो किसी में एक पृष्ठ होता है, किसी में दोनों पृष्ठ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो लेंस में पृष्ठ गोलीय होते हैं, दो पृष्ठों से, वो गोलियों का नाम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। एक गोलीय हो सकते हैं, दोनों गोलीय हो सकते हैं। दूसरी बात है पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, जिसे द्वितीय उत्तल लेंस कहते हैं। केवल उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो किनारों की अपेक्षा भी जस्ट मैंने बताया था, क्या बताया था कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये रहा, देखो बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है, इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये याद रख लेना। लेंस में आ गया तो पारदर्शिता, देखो इसमें क्यों डाल भी रखा है मैंने। वे लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये उत्तल है, देखो इसमें नीचे लिख भी रखा है, ऐसी बात नहीं है, देखो लिख रखा है, ये मेरी नहीं है, बुक की कटिंग है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और जो बीच में पतले महसूस होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। देखो बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है, इसे बोलते हैं अवतल लेंस है। तो ये देख बता रखा है इसमें सब कुछ। अब इसमें अभिसारी अपसारी जस्ट दर्पण के विपरीत होता है, नहीं समझी? दर्पण में जो हमने क्या किया था, उत्तल को क्या बताया था? अपसारी बताया था। तो देखो उसको छोड़ दो, उत्तल अवतल को वहीं पर छोड़ दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक बार, क्योंकि मेरा तो फ़र्ज होता है, दर्पण और लेंस के विपरीत नियम होते हैं। अगर उत्तल दर्पण हमने अपसारी पढ़ा था तो यहाँ पर अभिसारी होगा। देखो इसमें लिख भी रखा है, सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित करते हैं, मतलब केंद्रित करते हैं। देखो ये रहा, ये कोई किरण आई, देखो ये इसे केंद्रित कर दिया इस बिंदु पर, ये किरण आई, इसको केंद्रित कर दिया इस बिंदु पर। तो केंद्रित करने का मतलब होता है अभिसारी किया है। ठीक है, और
इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित करता है। देखो ये प्रकाश है पारदर्शी बात है, इसमें आर पार गुजर जाता है लेकिन ये फैल जाता है। अगर फैल रहा है, देखो चित्र से याद रख लेना, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, सब मेरे याद भी आ गई। देखो जो कोने पर मियाँ है बिल्कुल, जिसका लग रहा है कि देखो ये आगे जाके मुड़ेगा और फिर वापस घूमेगा, देखो ये, इसका मतलब ये पास कर रहा है किरणों को। देखो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्या है, अभिसारित है, अभिसारी है। ठीक है, जैसे अगर अवतल लेंस की बात करें, ये ऐसे हैं। देखो ये किरण यहाँ से चली, फिर ये फैल गई, यहाँ से चली, ये फैल गई, तो किनारों से वापस फैल रही है। तो फैलने का मतलब क्या है कि ये अपसारी है, अपसारी है। ठीक है, उत्तल अवतल। अब एक मैं बता देता हूँ, मैं ये तो ट्रिक समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। दर्पण, लेंस, ठीक है, और उत्तल और अवतल याद रख लेना। चित्र लेंस से याद रख लेना, तुम तो छोड़ो। अभी मैंने बताया था कि उत्तल लेंस पता होता है, बीच में मोटा होता है ये, तो ये किनारों पर जाके मुड़ रहा है, इसका मतलब ये केंद्रित कर रहा है, तो ये होता है अभिसारी। ठीक है, उत्तल। और तो इसका विपरीत अवतल क्या है, अपसारी है। बस कुछ नहीं, एज इट इज जस्ट इसका विपरीत होता है। दर्पण में क्या होता है, उत्तल अपसारी होता है, सॉरी अपसारी होता है। ठीक है, और दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है, वो अभिसारी होता है। जस्ट इसका विपरीत है। देखो दर्पण में अपसारी है और लेंस में अभिसारी है। ठीक है, तो लेंस का याद रख लेना, मैंने चित्र से समझा दिया है अच्छे से आपको, तो ये याद रख लेना, क्योंकि जो किनारे पर मुड़ रहा है वो अवतल होता है, ऐसे होता है अवतल, नेगेटिव मत ले जाना। ठीक है, ऐसे होता है। तो देखो किनारों पर मोटा है और वो किनारों पर पतला, बीच में मोटा है, तो किनारों की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब ये इकट्ठा कर रहा है किरणों को, तो ये होता है अभिसारी। तो लेंस अभिसारी होता है। ठीक है, और जबकि वो ऐसे फैला रहता है, ऐसे फैला रहता है, तो वो होता है अवतल लेंस, जो कि अपसारी होता है। लेंस याद रख लेना, जस्ट दर्पण को विपरीत कर देना। ओके, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा। ओके, अब इसमें देखो ऐसे पूछता है कि एक चमकदार सतह या पॉलिश की गई, एक मिनट इनको छोटा कर देता हूँ मैं सभी को। देखो एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह से परावर्तन होता है। चमकदार या पॉलिश की गई से उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं भाई। तो एक को दे देते हैं हम 3, ऐसे लिख देते हैं। बी ऑप्शन को देखो, एक वस्तु से ऊर्ध्व एक वस्तु से ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए शब्द है। एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब से संबंधित है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है भाई, टर्म यूज फॉर द अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब खड़ा हुआ है। एक मिनट, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, चलो एक मिनट सी ऑप्शन को देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, अभी ऑप्शन से आधार पर छट जाएगा। देखो सी ऑप्शन क्या है, वह दर्पण जो सदैव समान आकार, आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। आपको जस्ट बताया था मैंने, समतल दर्पण होता है वो, इसमें फर्स्ट है। देखो पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब, पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब में उल्टा होता है, दायां भाग बाईं तरफ दिखता समतल में होता है और समान आकार का होता है, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, अगला देखो सोलर कुकर, डी ऑप्शन में देखो अपना क्या है, एक मिनट, हाँ देखो सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग सबसे पहले हमने ये किया था, इसे उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं। तो देखो अपना ऑप्शन बचा है कि ऊर्ध्व प्रतिबिंब के लिए, अच्छा ऊर्ध्वाधर सीधा ही है, इरेक्ट सीधा प्रतिबिंब होता है, इसे 4 बोलते हैं। अपराइट मतलब खड़ा होना, सीधा प्रतिबिंब होना। ठीक है, तो ये है। तो देख लो ए में 3,
ए में 3 बी में 4, ए में 3 बी में 4 किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए में 3 बी में 4 इसमें है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो ये पढ़ा हुआ है अपना। चमकदार पॉलिश होता है, नियमित परावर्तन होता है, और बिंब के साइज का होता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब दर्शाता है। ये होता है समतल दर्पण के। सोलर कुकर में होता है, टॉर्च में होता है, हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, और आवर्तित प्रतिबिंब देखने के लिए ये होता है अवतल दर्पण से संबंधित। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु का दायां भाग बाईं और बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बाईं ओर दिखाई देता है, किसमें दर्शाता है? सभी को पता है, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। जस्ट अभी देख लो, देखिए इसमें बोल भी रखा है, इसको पढ़ो कि वह दर्पण जो सदैव समान आकार आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो पार्श्व परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो विसरित परावर्तन नहीं, नियमित परावर्तन नहीं, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जो दायां भाग बाईं ओर दिखाता है, बायां भाग दाईं ओर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, एक वस्तु का दर्पण सामने रखा है। ठीक है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार समान आकार का दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है। ये तो समतल दर्पण है, ये तो 20 बार पढ़ लिया हमने। देख लो, इसमें ये बुक में दर्शाया गया है। देखो, अब तो समझ में आ गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, बिंब के साइज के समान दूरी का बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के बिंब की दूरी के बराबर ही होती है। देख लो, एज इट इज है ये लाइन, और ये यहाँ से उठा के दिया है इस बुक से। ठीक है, तो ये याद रख लेना। देखो, इसमें एक लाइन आई है, क्या है, आपको कंफ्यूज अगर कर रही होगी तो देख, इसमें दर्पण के प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के बिंब की दूरी के बराबर होती है। तो ये रहा, ये मैं समझा देता हूँ कि देखो, ये मोमबत्ती है, जितनी पास रखी है ना प्रतिबिंब में भी उतनी पास दिखाई देती है। जैसे कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, अगर आपको वस्तु यहाँ रखी हुई है 2 मीटर पीछे, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब भी है ना, ये 2 मीटर पीछे ही दिखाई देगा, यही बोल रहा है, और सीधा दिखाई देगा। देखो, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बिंब के समान आकार का दिखाई दे, जिस आकार का ये उसी आकार का ये, जितनी आकार पे ये वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। ठीक है, ये समतल दर्पण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जस्ट मैंने बताया था उत्तल दर्पण को कहते हैं, वो ये अपसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। देख लो, मुझ पर ना विश्वास हो तो देखो, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना। लेंस का याद रखोगे तो दर्पण का याद हो जाएगा, लेंस का उल्टा कर देना, क्योंकि लेंस में मैंने बताया था उत्तल लेंस ये होता है तो किनारों पर अभिसारी होता है, तो उत्तल लेंस अगर अभिसारी है तो दर्पण क्या होगा? अपसारी होगा। तो ये याद रख लेना, एक याद रखोगे तो ही काम चलेगा, वरना भूल जाओगे। ठीक है, तो ये रहा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से संबंधित मैंने बता दिया था, ये है उत्तल दर्पण। देखो ये रहा, ये किरण को एकत्रित कर रहा है, देखो ये एकत्रित कर रहा है, मतलब ये अभिसारी है। कौन है? ए क्या है? उत्तल दर्पण। जबकि बी है, ए अवतल है, बी उत्तल है। देखो बी ये है, किरणों को जैसे ये किरण, ये वस्तु से किरण टकराई, ये आई ये वापस गई, देखो ये आई ये वापस गई, ये आई ये वापस गई, तो ये वापस जाने का मतलब क्या है? ये है अपसारी, फैला रहा है, और उत्तल दर्पण फैलाता ही है। देख लो, उत्तल दर्पण अपसारी किया है हमने। ठीक है, तो ये चित्र के द्वारा समझाया गया है, जो मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है।
ये क्वेश्चन फिर वो परावर्तन से दर्पण से आ गया। समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण के बारे में बोल रहा है, तो समतल दर्पण में चित्र से समझा देते हैं ना। नॉर्मल, हाँ, प्लेन मिरर में देखो ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण में आपतित एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, ये आके आई, लंबवत आपतित हुई, ठीक है। तो परावर्तन भी ऐसे की ऐसे ही होता है, तो जैसे किरण आती है ना वैसे की वैसे इस पर वापस टकराकर परावर्तन वापस हो जाता है। समझ गए। तो ये कितनी डिग्री पर आई थी, कितनी पर गई है। तो आपतित किरण जब लंबवत टकराती है तो आपतन कोण का मान होता है 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण जाने वाली किरण भी कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। समझ गए। जैसे आई किरण वैसी की वैसी उसी दिशा में टकरा कर चली जाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में गलत कथन के बारे में। ओके, तो समतल दर्पण सीधा और पार्श्व होता है, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक होता है, ये गलत बात है। अवस्तु के आकार का होता है, आभासी होता है। तो यही पूछा कि गलत कथन है, तो ये बी ऑप्शन ही है इसका, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था आपको, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, ये शायद स्टेनो में आया था। देखो, जरा दृष्टि दोष निम्न में से दूर किस दृष्टि दोष, क्वेश्चन देख लो, किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको याद हो तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी अबिंदुकता दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए बताया था द्विफोकल लेंस, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए बताया था उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए बताया था अवतल लेंस। अभी अपने उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये पूछा था दूरदृष्टि दोष, ये इतना बड़ा क्यों लिख रहा है, हाँ, दूरदृष्टि दोष के लिए पूछा था उस क्वेश्चन में, तब मैंने इसको पूरे खोल कर बताया था। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कई बार जरा दृष्टि दोष है, बिंदुकता, निकट दृष्टि दोष नहीं देता है। वो क्या देता है, वो देता है इन ऑप्शन में प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना, ये क्या शब्द है, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है, ये देता है, ये शब्द ऐसे देता है। प्रेस मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म होता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया होता है। तो ये याद रख लेना, कई बार निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष शब्द यूज ही नहीं करता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। देखो ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये वापस रिपीट हुआ था, यही बस इस क्वेश्चन में उसने क्या अबिंदुकता को हटा दिया, एस्टिग्मेटिज्म के रूप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना बेलनाकार लेंस का। इसने उल्टा क्वेश्चन पूछा था, ये आया हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसे पूछ सकता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तो ये याद रख लेना। ओके, निकट दृष्टि दोष, ये सभी अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना, लिख ही लेना। ये बता दिया कौन कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आंसर अपना क्या होगा, अबिंदुकता दोष के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है बुक्स के क्वेश्चन आ गई। ये बुक है शायद 10th की है, शायद ये 10th की साइंस की है, अपनी राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की है, ये बोर्ड की है, ठीक है। तो इसमें मिलान कर लेते हैं समतल दर्पण। तो वो समतल दर्पण क्या कहता है कि बिंब के साइज का होता है। तो देखो इसमें 5वां ऑप्शन देख लो, इसमें तो इसमें 5 लिख देता हूँ मैं, कह में क्या है 5 है। तो समतल दर्पण
प्रतिबिंब सीधा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है, सही बात है। उत्तल दर्पण दर्पण से संबंधित है, तो देखो अधिक क्षेत्र के परिदृश्य का प्रतिबिंब बनाता है, इसमें सेकंड है। और ये मैंने करवाया था कि बड़े क्षेत्र के लिए जो है पार्श्व दर्पण में यूज किया जाता है ना, साइड मिरर के रूप में, तो दर्पण इतना ही होता है लेकिन पीछे का पूरा व्यू दिखा देता है, उत्तल दर्पण के रूप में मैंने बताया था। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, अब उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस हमेशा आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये याद रख लेना। उत्तल लेंस हमेशा आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखो ये रहा पहला ऑप्शन है। अवतल दर्पण जस्ट मैंने बताया था दंत चिकित्सकों में, थर्ड ऑप्शन देखो दंत चिकित्सकों में क्या आवर्धित प्रतिबिंब दांतों का बड़ा चित्र देखने के लिए डॉक्टरों की सहायता करता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये है थर्ड ऑप्शन इसमें। और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ये है 4 में। ठीक है, तो सीधा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और ये कौन बनाता है? सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये देखो उत्तल दर्पण का भी गुण है, ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टीज भी है। तो ये क्वेश्चन हमने जो पढ़े हुए हैं उसी को रिपीट किया है सारे को। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। ये अपवर्तन के बारे में भी पूछता है कि अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का पारदर्शी माध्यम में सीधा निकल जाना। देखो, तो किसी भी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कि लेंस होता है, लेंस से आर पार चला जाता है। पानी होता है, पानी में प्रकाश किरण आर पार चली जाती है, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन करना। ठीक है, हाँ। और इसमें ये नहीं पूछता अपवर्तन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे पूछता है कि देखो पानी से भरे टैंकर अथवा ताल या पोखर तली में उठी हुई प्रतीत होती है क्या? जैसे कुछ भी, जैसे गिलास में या बाल्टी में जैसे पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। सिक्का डालते हैं तो सिक्का क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे पानी में ऊपर ही है, नीचे नहीं टिक रहा। ठीक है, ऊपर टिका, ऊपर अदर दिखता है सिक्का। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये किस कारण होता है? ये होता है प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर ही होता है। और पेंसिल गिरते हैं तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। देखो इसमें लिख रखा है पेंसिल का आंशिक रूप से डूबा दिखाता है, जिसे टेढ़ी प्रतीत होती है ये। ओके, तो ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है कि सिक्के का थोड़ा उभरा हुआ भाग दिखाई देना। ठीक है, पेंसिल का थोड़ा मुड़ा हुआ भाग दिखाई देना। तो ये सब किसका है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य के बारे में बताना है। ये बुक के हैं, देखो, नहीं तो ऑप्शन आ जाते कि उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नहीं, आवर्धित नहीं बनता है, आवर्धित होना बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा। छोटा बनता है तभी तो इकट्ठा ज़्यादा दिखा देता है, उत्तल दर्पण में ज़्यादा परिदृश्य दिखाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, गलत है। सदैव तो नहीं बनाता, जब अत्यंत निकट होती है ना वस्तु तब वास्तविक भी बनाता है। ठीक है, तो ये भी असत्य है और क और ख दोनों सत्य। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। बात सही बात है, कर सकते हैं। होता ये नहीं बोला इसने, कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि कर सकते हैं जब मैंने उत्तल अवतल के बारे में, दर्पण के बारे में बताया था, तो ये सत्य है। ठीक है, देखो वास्तविक
घ ऑप्शन देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था कि आएगा पर्दे पर प्राप्त करना ना करना, तो याद रखना जो चीज़ वास्तविक हो उसको तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसने बोला नहीं, गलत है। वास्तविक को आसानी से पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके। और च ऑप्शन क्या है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, गलत है। अभी मैंने क्या बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु अत्यंत निकट हो, दूर होने पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो इसमें केवल और केवल सत्य कथन कौन सा था, ग था, बाकी सभी असत्य थे। पर्दे पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। जो बिंब है ना उससे बड़े साइज का भी बताया था मैंने। डॉक्टर दांतों को देखने के लिए, दांत का बड़ा चित्र देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण से तो बराबर का चित्र ही दिखाई देता है, उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है, तभी ज़्यादा दृश्य देखता है। ओके, तो ये याद रखना अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखता है। बिल्कुल, इसने क्या लिया है, दर्पण समतल, तथा दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। ये कोई दर्पण है और ये डेविड है। ठीक है, ये डेविड है। देखो इनके बीच है 4 मीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी है। ठीक है, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, भाई साहब चलो थोड़ा सा यहाँ तक आगो, अब यहाँ पर बच्चों इसने 3 मीटर है, मतलब इस बार अब ये यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आ गए, अभी 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो दर्पण से 1 मीटर चलता है, तो अब दर्पण से कितना बचा है, 3 मीटर पे, 3 मीटर पे खड़ा है। तब डेविड तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर ही होगी। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर बिंब खड़ा है। तो बिंब अपना कितनी दूरी पर खड़ा है, 3 मीटर पे खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर पे, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा एज इट इज। ठीक है, ये 3 मीटर पर, ये जितनी दूरी पर है ना ये उतनी दूरी पर है। चित्र के हिसाब से मत देखना कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है, ये छोटी सीख है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों ही समान दूरी पर खड़े हैं 3 मीटर की पे, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब की दूरी के बराबर ही बनता है। जितना बिंब खड़ा है दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का पश्च दर्पण, वो ही अपना साइड मिरर दर्पण समतल दर्पण है, और एक कार का पश्च दर्पण समतल दर्पण है। इसने अब की बार समतल दर्पण ले लिया। ठीक है, ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर की चाल से बैक करते समय पश्च दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। पीछे खड़ी, तो देखो वही बात है, जितना बिंब होता है उतना प्रतिबिंब होता है, तो बिंब कितना 2 मीटर से चल रहा है। ठीक है, ये कोई कार है, सिंपल है, ये कोई कार है। ठीक है, ये 2 मीटर से, 1 मिनट, कार भी उल्टी, ठीक है, ये कोई कार है। ठीक है, और ये 2 मीटर से पीछे की ओर है, दर्पण ये है, समतल दर्पण में पीछे की ओर देखता है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ना वो क्या करता है, वो भी 2 मीटर से चलता हुआ प्रतीत होता है। सुन लो पहले पूरा। ठीक है, तो 2 मीटर ये पीछे हो गया, तो दर्पण में 2 मीटर ये तो पीछे चला, ये क्या चला पीछे, तो प्रतिबिंब कितना चला 2 मीटर आगे। तो ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है ना वो क्या है, तो 2 तो चाल ये इसकी है पीछे और 2 ये आगे की ओर। अगर विपरीत साइड है तो दोनों जुड़ते हैं,
तो 2 और 2 कितनी हो गई 4, तो प्रतिबिंब है ना कितना होगा इसका 4 होगा, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अगर ये आगे की ओर बोलता, जैसे पीछे 2 है, अगर ये आगे की ओर बोलता तो प्रतिबिंब कितना होता 2 ही होता, लेकिन ये पीछे की ओर बोल रहा है तो पीछे की ओर जुड़ता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे वाले ट्रक का प्रतिबिंब आता हुआ प्रति दिखाई देगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में दर्पण का प्रकार बताइए। किसी का अग्रदीप हेडलाइट के रूप में अभी हमने बताया था अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी वाहन का पार्श्व के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और सौर भट्टी के रूप में फिर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हमने अवतल उत्तल दर्पण के बारे में बताया था ना, तब बता दिया था मैंने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव सीधा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, किसमें, केवल समतल में। आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, गलत है। सदैव सीधा प्रतीत होता है केवल उत्तल में। एक मिनट, क्वेश्चन को रुक जाओ, एक हिंदी वर्जन नहीं है क्या, कि किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव तो दर्पण में, तो किस दर्पण में होता है सदैव सीधा, समतल में होता है, ठीक है। हाँ, तो उत्तल में भी सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल में भी, लेकिन सदैव नहीं होता है। उत्तल में भी सीधा ही प्राप्त होता है, सदैव ही प्राप्त होता है। उल्टे को भी ये सीधा कर देता है, तो नहीं, ये उल्टे को ही सीधा करता है, सीधे को तो सीधा नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि चाहे आप कितनी दूरी पर खड़े हो, सदैव प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण। समतल है तो समतल ही प्राप्त होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है लेंस में मैंने 2 चीज़ बताई थी, कौन सा, एक तो 2 पृष्ठ होते हैं और एक होते हैं पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं। अब देखो, जल पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है, कांच की बोतल होता है, और पारदर्शी, प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है। आजकल कवर होते हैं प्लास्टिक के, पारदर्शिता होते हैं, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं होती है। इसमें बोला प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये याद रख लेना। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे। अपने दर्पण को देखा हमने, लेंस को देखा, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से संबंधित घटनाएं देखी, समतल दर्पण देख लिया। तो ये हमने टोटल देख लिया, और ये अपना पूरा चैप्टर हो चुका है चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट। बायो या जीएस मैंने कंप्लीट करा दिया, जीएस, इसमें से एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जीएस कंप्लीट करा दिया। वही अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नया क्वेश्चन नहीं आएगा, एज इट इज क्वेश्चन की लाइन उठेगी, कोई बी ऑप्शन में से उठा लेगा, कोई डी ऑप्शन में उठाएगा, क्वेश्चन ऐसे कैसे उठेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, थोड़े दिन बचे हैं, ओके। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, भूल मत जाना। चैनल को